नमस्कार, द बोनस के इस प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर खबर डालने वाली तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुका हूं। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, आप सबका भी स्वागत है। अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले ईपीएफओ से जुड़ी खबरों का विश्लेषण होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ईपीएफओ की निगरानी की जिम्मेदारी आरबीआई को सौंपने पर विचार कर रही है। अंशुमान सर से समझेंगे कि इसके मायने क्या हैं। इसके बाद खाद्य तेल इंपोर्ट के आंकड़ों पर बात होगी। सितंबर के दौरान इंपोर्ट में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगली खबर मारुति की बिक्री से जुड़ी हुई है। जीएसटी कटौती से मारुति की छोटी कारों की बिक्री पटरी पर लौटती नजर आ रही है। जानेंगे छोटी कारों की बिक्री के आंकड़े क्या बता रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। अगली खबर अदानी समूह और गूगल के बीच हुए करार को लेकर है। इस करार के तहत भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए गूगल 15 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इसके बाद एलजी के वैल्यूएशन का विश्लेषण होगा। एलजी की भारतीय इकाई के शेयर बाजार में लिस्टिंग होते ही एलजी का वैल्यूएशन उसकी पेरेंट कंपनी से ज्यादा हो गया है। अंत में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के नए स्वरूप पर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच जंग अब समुद्र के बीच पहुंच गई है। दोनों देश एक दूसरे के शिपिंग कंपनियों पर निशाना साध रहे हैं। अंशुमान सर से समझेंगे पूरी खबर क्या है। पहली खबर की ओर चलते हैं जो कि ईपीएफओ से जुड़ी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्र सरकार ईपीएफओ और पोस्ट ऑफिस बैंक की निगरानी का जिम्मा रिजर्व बैंक को सौंपने पर विचार कर रही है। ये दोनों संस्थान देश की बड़ी आबादी की बचत को मैनेज करते हैं और हाल ही में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में 94 करोड़ रुपए का घोटाला भी सामने आया है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार रिजर्व बैंक को इनकी निगरानी का जिम्मा सौंप सकती है। ईपीएफओ के पास 30 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स का लगभग 26 लाख करोड़ रुपए जमा है। वहीं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास करीब 29 करोड़ खातों में 12.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा है। सर, यह फैसला होता है तो इसका असर क्या होगा? ब्रज, ये भारत के रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के रोज में बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। और अगर ये फैसला होता है, इससे भारत में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की रेगुलेशन का एक काफी बड़ा अध्याय बंद होगा और नया अध्याय शुरू होगा। और यहाँ से आरबीआई भारत में सुपर तौर पर इमर्ज करेगा। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करें। ईपीएफओ जो भारत का सबसे बड़ा प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा 25-26 लाख करोड़ का फंड मैनेज करता है, अब वो सीधे आरबीआई को रिपोर्ट करेगा, ना कि वो श्रम मंत्रालय जिसके अंडर में प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उससे अलग होगा। और दूसरी चीज है कि जब पोस्टल बैंक सेविंग्स को भी आरबीआई को सौंपा जाएगा तो परोक्ष रूप से भारत की जितनी छोटी बचत योजनाएं हैं जो पोस्टल बैंक सेविंग से चलती हैं, चाहे उसमें सुकन्या समृद्धि हो या एनएससी हो, उन पर भी इनडायरेक्टली आरबीआई का नियंत्रण आ जाएगा। और ये काफी बड़ा शिफ्ट है जिसमें आरबीआई को बड़ी ताकत दी जा रही है। और अगर आप इसे थोड़ा और स्ट्रेच करके देखने की कोशिश करें तो ईपीएफओ का एक हिस्सा पेंशन में भी जाता है, तो परोक्ष रूप से आरबीआई का दखल पेंशन के नियंत्रण में या रेगुलेशन में भी होने वाला है। और ये शिफ्ट आने वाले दिनों में भारत के रेगुलेटरी स्पेस को में खासा उथल पुथल करेगा, ऐसा दिखाई देता है। वजह इसकी कुछ भी हो, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कामकाज को लेकर तमाम सवाल भी थे, नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। अभी ईपीएफओ ने अपने कामकाज में बदलाव भी किया है, लेकिन आरबीआई निश्चित तौर पर इसके बाद बड़ा और सुपर रेगुलेटर बनकर उभरेगा। उसे अगर प्रोविडेंट फंड और इसका हिस्सा मिल जाए और पोस्टल बैंकिंग के रेगुलेशन का अधिकार मिल जाता। अगली खबर की ओर चलते हैं। सितंबर के दौरान देश में वनस्पति तेल इंपोर्ट में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तेल तिलहन उद्योग संगठन एसईए के मुताबिक सितंबर के दौरान देश में कुल 16.3 लाख टन वनस्पति तेल का इंपोर्ट हुआ। पिछले साल सितंबर में इंपोर्ट का आंकड़ा 10.87 लाख टन था। उधर भारत को सबसे ज्यादा पाम तेल एक्सपोर्ट करने वाला देश इंडोनेशिया अपनी पाम तेल एक्सपोर्ट नीति में बदलाव कर सकता है। घरेलू जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट सख्ती हो सकती है। सर, खाद्य तेल इंपोर्ट बढ़ाने के क्या संकेत हैं?
खाद्य तेल इंपोर्ट, हालांकि अभी हमें जो सितंबर में बढ़ोतरी दिख रही है वो बेस इफेक्ट के कारण है। पिछली बार पिछले साल इस महीने में इतना इंपोर्ट नहीं था। लेकिन हाँ, सोया ऑयल के निर्यात के आयात में बड़ी बढ़ोतरी दिख रही है, पाम का आयात कम है। बाजार कहीं ना कहीं खरीफ की फसल में तिलहन उत्पादन पे असर को लेकर खुद को तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले महीने भी यानी अक्टूबर के महीने में हमें और ज्यादा बेहतर तस्वीर दिखाई देगी। अभी सरकार की तरफ से खरीफ उत्पादन के वास्तविक आंकड़े नहीं आए, लेकिन बाजार को इस बात का संकेत है कि तिलहन के उत्पादन में कमी आएगी और खाद्य तेलों का आयात बढ़ाना पड़ेगा। तो उसका संकेत, उसकी शुरुआत हमें यहाँ से मिल सकती है, पर ट्रेंड पूरी तरह स्थिर होकर हमें अक्टूबर के महीने में दिखाई देगा। सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि इंडोनेशिया के पास पाम को लेकर जो तैयारी है उसका भारत पर क्या असर होगा? कि इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे जो प्रमुख निर्यातक हैं जहां से भारत पाम खरीदता है, वो भारतीय बाजार को महसूस कर रहे हैं और यहाँ जो उत्पादन की परिस्थिति बन रही है उसके हिसाब से खुद को तैयार कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने देखा था, 2 साल पहले 3 साल पहले भी पूर्वी एशिया के देशों ने पाम के निर्यात पर सख्ती की थी और उसका असर हमें भारतीय बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर दिखा था। ये स्वाभाविक सी बात है कि जब भारत में तिलहन की फसल सामान्य से कम होने का रिस्क होता है तो ग्लोबल पाम प्रोड्यूसर्स को, पाम ऑयल एक्सपोर्टर्स को मौका मिलता है। तो अब ये जद्दोजहद शुरू होने वाली है। जैसे ही भारत में तिलहन के उत्पादन की संभावनाएं या उसके आंकड़े आएंगे, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाम की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई देगी। इंडोनेशिया भी शायद उस दिशा में बढ़ने का इशारा कर रहा है। अगली खबर की ओर चलते हैं। मारुति की छोटी कारों का बाजार पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। जीएसटी कटौती की वजह से मारुति की छोटी कारों के लिए मांग तेजी से बढ़ी है। कंपनी का कहना है कि जिस दिन से जीएसटी कटौती लागू हुई है तब से अब तक कंपनी को 4 लाख कार बुकिंग मिल चुकी है, जिसने 22% से ज्यादा ऑर्डर छोटी कारों के लिए है। जीएसटी कटौती से पहले कंपनी की कार बुकिंग में छोटी कारों की हिस्सेदारी 16% हुआ करती थी। सर, क्या इसे छोटी कारों की वापसी माना जाए? बिक्री तो अच्छी है, सेल्स तो हमें दिखाई दे रही है और मजबूत सेल्स दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ी चुनौती यह है कि क्या ये केवल जीएसटी की रियायत के कारण आई है या ये सस्टेन करेगी, आने वाले दिनों में लंबे समय के लिए जाएगी। ये देखना होगा, क्योंकि रियायतें खत्म होने के बाद कंपनियां नई छोटी कारों की कीमतें कैसे तय करती हैं और उन पर उसके बाद लोगों की मांग कैसी आती है। रियायतों ने लोगों को प्रोत्साहित किया है नई खरीदने के लिए छोटी कारों को, और भारतीय बाजार लंबे समय से इसका इंतजार भी कर रहा था कि छोटी कारों की बिक्री बढ़े। पर ये ट्रेंड केवल टैक्स का ट्रिगर है या भारत में वास्तविक तौर पर छोटी कारों के ग्राहक लौट रहे हैं, इसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। पर ये उत्साहवर्धक ट्रेंड है खासतौर से कार कंपनियों के लिए, क्योंकि उनकी इस बिक्री केवल मझोली कारों तक सिमट कर रह गई थी। अगली खबर की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत सहित वैश्विक ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को 6.4% से घटाकर 6.2% किया है। वैश्विक ग्रोथ के अनुमान में भी 20 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। आईएमएफ का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ तथा चीन में सुस्ती की वजह से वैश्विक ग्रोथ सुस्त रहेगी। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आईएमएफ ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या कहा है, साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या टैरिफ का असर हो रहा है क्या? आईएमएफ के आकलन महत्वपूर्ण है। कई मामलों में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आकलन थोड़ा उत्साहवर्धक है, लेकिन बाकी दुनिया के बारे में आईएमएफ के आकलन को थोड़ा भीतर से पढ़ने की जरूरत है। दुनिया की जीडीपी के लिए 3.2% का अनुमान रखा गया है, जो महामारी से पहले की औसत विकास दर 3.7% से कम है। अमेरिकी टैरिफ का असर शॉर्ट टर्म में कम दिखाई दे रहा है, ऐसा आईएमएफ मान रहा है, क्योंकि लोगों ने व्यापार रूट बदले हैं, पहले से आयात कर लिया है, कुछ छूट और रियायतें ले ली हैं, लेकिन इससे वास्तविक असर छिप रहा है। कमजोरी आने वाले समय में ज्यादा खुलकर सामने आएगी। जब कंपनियों के प्रॉफिट खत्म होंगे तब उपभोक्ताओं पर लागत बढ़ेगी, ऐसा आईएमएफ की चेतावनी है। उनका यह भी कहना है कि शेयर बाजार और वित्तीय बाजार टैरिफ के जोखिम को कम करके आंक रहे हैं। लंबे समय में आर्थिक विकास दर पर ब्रेक लगेगा। और दूसरा ये कि दुनिया के देशों के बीच तकनीकी दूरी, डिकपलिंग बढ़ेगी, एक देश दूसरे देश को तकनीक देने से हिचकेगा। ये महत्वपूर्ण घोषणा चीजें हैं जो अंडरलाइन होकर इस रिपोर्ट से निकलकर सामने आ रही हैं। सर, चीन को लेकर आईएमएफ ने क्या बात कही है? चीन की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा निगाहों पर थी और इसीलिए आईएमएफ की रिपोर्ट को गंभीरता से देखा जा रहा था।
चीन की विकास दर 2025 में 4.8% रहने का अनुमान है, जैसा आईएमएफ ने कहा है, लेकिन डिफ्लेशन के डर को रेखांकित किया है आईएमएफ ने। सितंबर में उपभोक्ता मूल्य करीब करीब 30 बेसिस पॉइंट गिरे हैं, प्रोड्यूसर्स प्राइस लगातार नेगेटिव बना हुआ है, और आईएमएफ ने यह भी कहा है कि चीन एक डबल ट्रैप में है, जो डेड डिफ्लेशन ट्रैप कहा जाता है, जहां घरेलू मांग कम है, प्रॉपर्टी सेक्टर कर्ज से डूबा हुआ है और कमजोर टैरिफ से निर्यात भी टूट रहे हैं। तो आईएमएफ की इस रिपोर्ट में चीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा जोखिम में फंसी अर्थव्यवस्था बताई गई है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ने अभी तक मदद की है, लेकिन यूएस और चीन का तनाव अगर नहीं रुका तो फिर कम कीमतों के बाजार में चीन के लिए टिकना मुश्किल होगा। सर ये भी बताइएगा कि आईएमएफ ने यूरोपियन संघ और जापान को लेकर क्या कुछ कहा है? ये दो और अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। यूरोपीय संघ के बारे में हमें टैरिफ को बड़ी चुनौती बताया है आईएमएफ ने, और ये कहा है कि जर्मनी यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। अगर आप ये चार्ट देखें जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा जर्मनी प्रभावित होगा, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक और आईएमएफ दोनों मान रहे हैं कि सप्लाई चेन में बड़ा असर पड़ने वाला है। जापान की अर्थव्यवस्था में पर भारी असर है टैरिफ का। 60 बेसिस पॉइंट की 1% से कम की आर्थिक विकास दर है। जापान इस बार शायद अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को पार करके चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। भारत और जापान पिछड़ सकता है। और इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर करीब 6.6% के आसपास है। शुरुआती तौर पर आईएमएफ का मानना है कि टैरिफ का असर तो है, पर उतना अधिक नहीं है जितना कि जापान और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर दिख रहा है। अगली खबर की ओर चलते हैं। अदानी समूह और गूगल के बीच भारत में सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर विकसित करने के लिए करार हुआ है। इस करार के तहत अगले 5 वर्षों के दौरान गूगल भारत में 15 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इस निवेश से अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब बनेगा। यह डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश में बनने जा रहा है। सर, अमेरिकी दबाव के बावजूद जिस तरह से गूगल भारत में निवेश कर रहा है, इसे कैसे समझा जाए? यह बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है, और इस पर अभी तक इस निवेश पर ट्रंप की प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिकी कंपनियों को भारत छोड़कर, दुनिया के देशों को छोड़कर अमेरिका में निवेश करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये बड़ी परियोजना है गूगल की विशाखापत्तनम में अडानी के साथ, जिसमें बड़ा निवेश होगा और डेटा सेंटर बनेगा। इसके साथ जो लोग अर्थम देख रहे होंगे, हम उससे पहले चर्चा कर चुके हैं जब हमने आईटी सेक्टर के बारे में, भारतीय आईटी सेक्टर की चुनौतियों के बारे में बात की थी उस अर्थम में, तो हमने बताया था कि डेटा सेंटर भविष्य की लीड बनकर आ रहे हैं। तो भारत में डेटा सेंटर्स में स्वाभाविक रूप से बड़ा निवेश हो रहा है। भारत की चुनौती यहां से है कि डेटा सेंटर्स को बिजली कैसे दी जाएगी, एनर्जी का क्या होगा। अडानी का जो और गूगल का जो एआई हब बन रहा है वाइजाग में, इसमें यह दावा किया गया है कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर चलेगा, बिजली की को लेकर, पर्यावरण को लेकर इसमें जो खतरे हैं वो नहीं है। लेकिन एआई सेक्टर में भारत में निवेश बढ़ रहा है अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद भी, और ये देखने वाली बात है, क्योंकि अमेजन ने भी वेब सर्विसेज में भारत में निवेश की घोषणा की है। चैट जीपीटी ने के ओपन आई ने भी भारत में निवेश की शुरुआत की है। तो दिलचस्पी ये है कि अमेरिका आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप इन निवेशों पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि भारत के लिए एक नया दौर शुरू हो रहा है आईटी सेक्टर में डेटा सेंटर्स के जरिए इकोनॉमी को लीड करने का, क्योंकि भारत का आईटी सेक्टर या सूचना तकनीक क्षेत्र जबरदस्त चुनौती से गुजर रहा है पिछले 4-5 सालों से। कोविड के पहले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी डेटा टेक कंपनियों को दुनिया का बाजार गंवाना पड़ा। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि एलजी कंपनी से जुड़ी हुई है। कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कोरियाई कंपनी एलजी की भारतीय इकाई के भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट होने से भारतीय इकाई का वैल्यूएशन कोरिया की पेरेंट कंपनी से ज़्यादा हो गया है। मंगलवार को एलजी के शेयरों की लिस्टिंग 50% प्रीमियम पर हुई थी और कंपनी का वैल्यूएशन 12 अरब डॉलर का पार कर गया है, जबकि इसकी कोरियाई पेरेंट कंपनी का वैल्यूएशन 9.3 अरब डॉलर है। सर, इसको थोड़ा आप समझाइएगा विस्तार से कि एलजी के वैल्यूएशन उनकी पेरेंट कंपनी से ज़्यादा होना भारत के लिए अच्छा है या चुनौती है? बड़ी दिलचस्प बहस बाजार में चल पड़ी है 40% से ऊपर स्टॉक की लिस्टिंग के बाद, और इसे समझना निवेशकों के लिए जरूरी है। बहुत सारे निवेशक सवाल भी पूछ रहे हैं जिनके को एलजी के स्टॉक से लाट हुए हैं। एलजी का मार्केट वैल्यूएशन भारत में करीब मार्केट कैप 13 बिलियन डॉलर के आसपास आया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कोरिया से ये 28 गुना से 28 से 35 गुना ज्यादा है। अगर बाकी कंपनियों को देखें इसी कैटेगरी में, तो हैवेल्स इंडिया, वोल्टास और वर्लपूल से एलजी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। अब दो तरीके के आर्गुमेंट हैं। एक तर्क यह है कि भारत का कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट कोरिया के या बाकी बाजारों से बड़ा है, तो यहाँ ज्यादा वैल्यूएशन हो सकता है। आबादी बड़ी है, अर्बनाइजेशन है, प्रोडक्ट्स का
अंडर पेनिट्रेशन है, बहुत सारे लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं, इसलिए बाजार में एलजी जैसी कंपनियों के लिए बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, नेट प्रॉफिट करीब 46% बढ़ा है, रेवेन्यू ग्रोथ 14% रही है, कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर, मार्जिन अच्छे हैं, फंडामेंटल्स ठीक है, और इसलिए कंपनी को वैल्यूएशन जस्टिफाई किया जा रहा है। आईपीओ प्राइसिंग भी रीजनेबल थी, ऐसा बाजार ने माना है। पर दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि 40% प्रीमियम सस्टेनेबल नहीं है। इतनी ऊंचाई पे जिस प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ है बाजार में, वो प्रीमियम सस्टेनेबल नहीं है, पेरेंट कंपनी की तुलना में काफी ऊंचा है। मैक्रो कंडीशंस अगर बदलती हैं, कंज्यूमर डिमांड फेस्टिव सीजन के बाद गिरती है, तो बाजार में एलजी के स्टॉक में करेक्शन आ सकता है। मारुति सुजुकी से भी इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, जो जिसका अपनी पेरेंट कंपनी से वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, और लंबा समय लगा बाजार को लेकिन उसकी वजह यह है कि मारुति की बाजार में बड़ी लीडरशिप थी। तो रिस्क है निवेशकों के लिए, अलग अलग तरीके की सलाहें हैं और अलग अलग फार्मूले हैं। माना जा रहा है कि इस फेस्टिव सीजन के बाद एलजी के स्टॉक के वैल्यूएशन को करीब से देखना होगा, लेकिन ये बहस बड़ी दिलचस्प है और बाजार में दोनों तरफ के तर्क हमें और दोनों तरफ के आंकड़े हमें मिल रहे हैं। सर एक चीज और आपसे समझना चाहिए कि आपको क्या लग रहा है सर, क्या इंडिया में महंगे वैल्यूएशन पर खरीदे जा रहे हैं? वैल्यूएशन तो महंगे हैं, ये लगातार कहा जा रहा है। भारतीय बाजार में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, कई सारे स्टॉक्स के वैल्यूएशन ऊंचे हैं, खासतौर पर जब हम इस तरीके की परिस्थिति देखते हैं जिनकी ग्लोबल कंपनियों का। लेकिन जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि निर्भर करता है कि भारतीय बाजार में किस कंपनी का पोटेंशियल कितना है, और बाजार ने चूंकि निवेशकों ने निवेश किया और सब्सक्राइब किया एलजी के स्टॉक्स को, तो माना जा सकता है कि वो कंपनी की संभावनाओं से सहमत दिखाई दी है। लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में हाई प्रीमियम पर इश्यूज के लिस्ट होने की परंपरा है, और उसके बाद फिर उनमें गिरावट और करेक्शन भी आते हैं। तो निवेशकों को थोड़ा इस मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। एलजी ऐसी कंपनी है जिसके जो बाजार में कैसा परफॉर्म कर रही है, इसे निवेशक खुद जाकर बाजार से महसूस कर सकते हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिका और चीन से जुड़ी हुई है, ट्रेड वॉर से जुड़ी हुई है। अमेरिका और चीन के बीच छिड़ा ट्रेड वॉर अब समुद्र के बीच पहुंच गया है। पहले अमेरिका ने चीन की शिपिंग कंपनियों के ऊपर कई प्रतिबंधों की घोषणा की, और फिर चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी शिपिंग कंपनियों पर शुल्क और प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका चाहता है कि शिपिंग इंडस्ट्री में चीन के प्रभुत्व को कम किया जाए, जिस वजह से उसने चीन की कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। सर ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर में शिपिंग को आधार क्यों बनाया गया, और सर ये भी बताइएगा कि दोनों देशों ने किस तरह पोर्ट फीस बढ़ाई है। ये अप्रत्याशित नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से बात कह रहे हैं कि दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री चीन के कब्जे में, और जो व्यवहारिक सी बात भी है कि दुनिया में सबसे बड़ा शिपिंग फ्लीट चीन के पास है, पोर्ट्स पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के पास है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आने वाले दिनों में संधि को लेकर जो संभावित है, या कोरिया की मुलाकात में होने वाली मुलाकात संभावित है, जिसके बारे में अमेरिका कह रहा है कि वो बातचीत होगी, मुलाकात होगी, उस पर दबाव बनाने के लिए इसे निशाना बनाया है। अमेरिका ने कहा है कि जो अमेरिकी बंदरगाह पर जो भी चीन का जहाज आएगा, चीनी फ्लैग्ड या चीन में बना हुआ या चीन के झंडे वाला, 3 तरीके के चीन में बने हुए चीन की कंपनियों के जहाज या चीन में रजिस्टर्ड जहाज आएंगे, उन पर $50 नेट टन का एक नया शुल्क लगेगा, जो अगले सालों में बढ़ते बढ़ते 2028 तक $140 तक पहुंच जाएगा। चीन में बने लेकिन गैर संचालित चीनी जहाजों के लिए $18 प्रति टन का है, जो $120 प्रति टन तक बढ़ जाएगा। प्रति जहाज में 5 विजिट तक इसकी सीमा लागू होने की रहेगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान चीन की कॉस्को कंपनी को उठाना पड़ेगा, जो चीन की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। उसे सालाना करीब $1.5 बिलियन का अतिरिक्त फीस पे करनी पड़ेगी अमेरिका के बाजारों में, अमेरिका के बंदरगाहों पर पहुंचने के लिए। चीन के पास दुनिया के जहाज निर्माण का करीब 53% हिस्सा है, और अमेरिका 1% से भी कम है, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती है। सर हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बरकरार है, टकराव भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस नए ट्रेड वॉर का नुकसान किसे ज्यादा होगा? देखिए, इसके बदले जब चीन ने जो ड्यूटीज लगाई हैं, उसमें अमेरिका के में जो कंपनियां हैं जो शिपिंग चला रही हैं, अमेरिका में बने हुए शिप हैं या जो अमेरिका के फ्लैग्ड शिप हैं, इनके ऊपर चीन ने ड्यूटी लगाई है। ऐसी कंपनियों पर भी ड्यूटी लगाई जाएगी, जो शिपिंग कंपनियों पर जिन पे अमेरिकी कंट्रोल 25% के आसपास है, यानी 25% से ज्यादा निवेश किसी अमेरिकी कंपनी का है। 400 RMB का करीब $56 का टैक्स लगाया गया है, जो अप्रैल तक बढ़कर $158 हो जाएगा। तो दोनों का पलटवार लगभग एक जैसा
पोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन इसमें चीन से बने हुए जहाजों को छूट दी गई है और चीन को फायदा है। दुनिया के बेड़े का 36% के आसपास, उत्पादन क्षमता में तो 53%, और जो फ्लोटिंग फ्लीट्स हैं शिपिंग के उनमें 36%, जो ड्राई कैरियर्स हैं उनमें 48% चीन के पास है। फिलहाल समुद्री व्यापार को पहली बार इतिहास में इस तरीके से हथियार बनाया गया है, जिसमें बड़े देश बंदरगाह शुरू को भी इस रास्ते में ला रहे हैं। इससे तीसरे देशों के जहाज बुरी तरह फंसेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिकी या चीनी कंपनियों की 20-25% हिस्सेदारी है और वो शिपिंग कंपनियां चला रही हैं। सप्लाई चेन पे रुकावट होगी, ऊर्जा तेल शिपमेंट महंगे होंगे। सबसे ज्यादा असर क्रूड ऑयल पर पड़ेगा, इनके ऊपर सबसे ज्यादा शुल्क लगेगा, एलपीजी पर लगेगा, प्रोडक्ट टैंकर पर लगेगा। नुकसान की दृष्टि से देखिए अगर ब्रिज, तो ज्यादा नुकसान फिलहाल अमेरिका को होने की संभावना है, क्योंकि जहाज निर्माण में चीन के पास अपनी ताकत है, उसके पास अपने बड़े फ्लीट है, तो वो इसे सह लेगा। अमेरिका को तात्कालिक तौर पर ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और खासतौर से तीसरे देशों पर ज्यादा दबाव होगा जिनकी कंपनियां इसमें फंसेंगी। और यहां से अब आपको शिपिंग सेक्टर में भी दो बंटवारे होते दिखाई पड़ेंगे, एक अमेरिका से अलाइंड शिपिंग कंपनियां या शिपिंग नेशंस, और एक चीन से जुड़े हुए नेशन पर। यह बड़ा बदलाव है जिसका असर हमें थोड़े समय में कई देशों में महंगाई पर। अगली खबर की ओर चलते हैं जो कि फ्रांस से जुड़ी हुई है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रोन के बहुचर्चित पेंशन सुधारों पर रोक लगाने का समर्थन किया है। 2023 के पेंशन सुधारों में रिटायरमेंट की उम्र को 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष किया गया था। नए प्रधानमंत्री ने बजट पर विपक्ष का समर्थन हासिल करने के लिए यह कदम उठाया है। माना जा रहा है कि इस कदम से फ्रांस के सरकारी कर्ज में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है। फ्रांस का सरकारी कर्ज उसकी जीडीपी की तुलना में 114% है, जो पूरे यूरोजोन में ग्रीस और इटली के बाद सबसे ज्यादा है। सर, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का यह कदम क्या बता रहा है? देखिए, सेबेस्टियन लेकॉर्नो की कोशिश ये है कि किसी तरह से सरकार को बचाए रखा जाए, क्योंकि हमने अभी हाल में देखा कि सरकार गिरी है। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि फ्रांस की राजनीति इस समय पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर, वेजेस को लेकर काफी सक्रिय और काफी उथल पुथल मची हुई। हमने फ्रांस में बड़े आंदोलन देखे हैं। तो ये प्रतिक्रिया सरकार बचाने को लेकर भले ही ये चले, पर इसकी जो प्रतिक्रिया आएगी वो जनता की तरफ से काफी तीखी होने वाली है। तो ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि पेंशन रिफॉर्म्स को फिलहाल रोका जा रहा है, क्योंकि खर्च ज्यादा बढ़ा है। लेकिन इसके बदले नई सरकार कुछ नए कदम उठा सकती है सोशल वेलफेयर के, जिससे कि पेंशन रिफॉर्म्स की या पेंशन बढ़ाने की मांग का कुछ हद तक उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन फ्रांस की राजनीति अभी भी बड़ी उलझन में और बड़े दोराहे पर है। कोशिश किसी तरह से इससे यह है कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए स्थायी सरकार दी जा सके, नहीं तो यूरोपियन यूनियन की चुनौतियां बढ़ी हैं। आज हमने आईएमएफ की रिपोर्ट में भी आपको बताया कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था को लेकर भी यूरोपियन यूनियन में अब चिंता और आशंकाएं बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर ने बताया फ्रांस की चीज़ों को लेकर, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा तमाम खबरों का सर ने विश्लेषण भी किया और समझाया भी। लेकिन आप लोगों को बता दें, द बोनस के लिए और आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि द बोनस 6 लाख लोगों का परिवार बन गया है। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, 6 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके। लगातार आप लोगों का प्यार मिल रहा है द बोनस को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तहे दिल से आप सभी का आभार रहेगा। लगातार आप लोग जो बोनस की ओर से शोज़ प्रोड्यूस किए जाते हैं, चाहे कमोडिटी से जुड़े हुए हों, इक्विटी से जुड़े हुए हों या बोनस पॉइंट हो, खासतौर पर जिस तरह से अंशुमान सर तमाम खबरों का विश्लेषण करते हैं। अंशुमान सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ये 6 लाख सब्सक्राइबर, 6 लाख लोगों का परिवार इतने कम समय में बनाया है। आप सब ने जो बताया, सिखाया, प्रतिक्रियाएं दी, उससे हम अपने कार्यक्रमों में, अपने शो में सुधार करते चले गए। और अभी बहुत कुछ इस साल के अंत तक, दिसंबर तक नया आने वाला है। उसके लिए आप तैयार रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए और अपनी प्रेरणाएं और आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमान सर, आज की चर्चा में भी जुड़ने के लिए, तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बोनस पॉइंट का शो है। इस दौरान तमाम खबरों का विश्लेषण होता है, जिस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।